मेरे जहन में सारे सवालों जवाब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि माशी तौर पे फ़ायदा किसका हो रहा है और माशी तौर पे नुकसान किसका हो रहा है। एक लम्हे के लिए सोचते हैं, सोने की कीमतें तो गिर गई, चांदी की कीमतें तो गिर गई, कॉपर की कीमतें भी गिर गई। तो यानी जिसके पास सोना था, चांदी था, कॉपर था, या कोई ऐसे ही जो बिला वजह हाइप क्रिएट करके चीज़ों की कीमतें बढ़ाई थी, उनको नुकसान हुआ। यार ये टिक मार्क करो, एक कॉपी सामने रख लो। पाकिस्तानी अवाम बहुत जज्बाती है, सोचती नहीं है, बगैर सोचे जो है ना बातें करती है। देखो मैं सोचो विचार के साथ बात करूंगा, गलत बात करूं तो नाराज भी होना, शिकवा भी करना। फेसबुक का पता आएगा, उस पर लिखना। अच्छा चलो, ये इन लोगों को नुकसान हो गया। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में खेल रहे थे उनको भी जुज़वी तौर पे नुकसान हुआ, चाहे पाकिस्तान में चाहे कहीं और। यानी इन दोनों को तो सही का नुकसान हुआ। क्रिप्टो भी गई, करेंसी मार्केट को भी बहुत चपेड़े पड़ी, भी एक तरफ कर लो। फायदा किसको हुआ यह अब गौर से समझना जरा। फायदा किसको हुआ? वसीम भाई गौर से सुने आप। फायदा उसको हुआ जिसके पास तेल है लेकिन वो तेल बेच सकता है। किसी के पास तेल हो, वो बेच ना पा रहा हो, तो उसको फायदा नहीं है। एक लम्हे के लिए सोचो यार, थोड़ा सा अपने घुटनों पे जोर, मेरा मतलब अपने दिमाग पे जोर दें और जरा सोचने। पूरी पाकिस्तानी कौम से बात कर रहा हूं यार, प्लीज। आप लोग तो बहुत अक्लमंद है ना, मैं बेवकूफ हूं, लेकिन बेवकूफ आदमी के आपसे कुछ सवालात। एक बेवकूफ मुहिब वतन पाकिस्तानी के आपसे सवालात हैं, पूरी कौम से। मैं एक बेवकूफ आदमी हूं, आप लोग तो अक्लमंद लोग हैं। आप अक्लमंद पाकिस्तानी, मैं बेवकूफ हूं। तो फायदा किसको हुआ? तेल की कीमत बढ़ी, जो शख्स तेल बेच सकता है उसको फायदा हुआ। अब वो मुमालिक जो तेल बेच सकते हैं, गौर से सुनना मेरी बात को टाल नहीं दिया करो, बात गौर से सुना करो। तुम्हारी कौम में आदत ही है, सुनते नहीं हो किसी की बात। सुनो बात। तेल इस वक्त दुनिया को बेच सकता है ईरान। हां, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज बाकी ममालिक के लिए बंद हुआ है, ईरान और उसके हामी ममालिक के लिए बंद नहीं हुआ। ईरान जितना मर्जी तेल चाहे वो बेच सकता है। यानी इस जंग के नतीजे में तेल की कीमत बढ़ने की माशी फायदा किसको हो रहा है? ईरान को। एक तो ये हो गए। दूसरी चीज ये कि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के, जो सबसे बड़ा तेल का जखीरा दुनिया के अंदर है, वो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के तेल के सारे जखायर को अपने काबू में कर लिया, और अपने जखायर तो उसके काबू में हैं ही हैं। तो यानी तेल की कीमत बढ़ने से उसको फायदा होगा जो तेल बेच सकता है। एक ईरान को फायदा हो गया और एक अमेरिका को फायदा हो गया। हुआ नेचुरल बात, माशी आउटपुट बता रहा हूं आपको, माशी आउटकम बता रहा हूं, माशी तौर पे बता रहा हूं। गौर से समझिएगा बात को। ये जज्बातियात छोड़ देना, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो हार गया, हाँ उसकी कोचराई हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई, ये चीजें छोड़ दो। माशी तौर पे देखो किसका फायदा हो रहा है। इन दोनों का बड़ा फायदा हो रहा है। तीसरा फायदा देखो, सऊदी अरब अकेला वो मुल्क है जिसके तेल के ज़खायर आबनाए हुर्मुज से जुड़े नहीं हुए। वो चाहे तो दूसरी तरफ से भी भेज सकता है। अल्लाह ताला ने ऐसा महल वकू दिया है उनको, वो चाहें तो वो अफ्रीका की तरफ से भेज दें, रेड सी से। और उनके सारे तेल के ज़खायर इस वक्त खतरे में नहीं हैं। चंद हैं जो आबनाए हुर्मुज की तरफ हैं, जो नहीं हैं वो तेल बेच सकता है। और सऊदी अरब तो कई सालों से यही बात कर रहा है कि भाई सप्लाई बढ़ाते हैं तो बैनुल अक़वामी कुव्वतों के दबाव पे बढ़ाते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के ज़खायर कम हैं। वो नहीं चाहता सारे ज़खायर इस्तेमाल हो जाएं, वो तो चाहता है कि भाई तेल की कीमत बढ़े और उसको फ़ायदा हो। तो यानी तीन को फ़ायदा हो गया। किसको? ईरान को फ़ायदा हो गया इस जंग का, सऊदी अरब को फ़ायदा हो गया इस जंग का, अमेरिका को फ़ायदा हो गया इस जंग का। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, ज़रा जज्बाती नहीं होना। पेट पे लेट जाते हो, एकदम पेट पे नहीं लेटो, सुनो बात को, अकल से सुनो, अकल के नाखून लो। तो यानी इन तीनों को माशी फ़ायदा बेशबहा हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? कीमत बढ़ रही है,
कीमत बढ़ती है, लोग तेल के सौदे खरीदते हैं। याद रखो ये फिजिकल डील्स नहीं है, कमोडिटी मार्केट वर्चुअल मार्केट है। तो इन तीनों ममालिक को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? कुवैत, बहरीन, इनका गुजारा नहीं चल सकता। कतर, यूएई, ओमान का भी एक हिस्सा आबनाए हुर्मुज से हटके वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन इन पांचों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और फायदा किनको हो रहा है ये भी आपके भाई ने आपको बता दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करूंगा और जज्बाती डिस्कशन नहीं करूंगा जैसे पाकिस्तानी मीडिया पे हो रही है, ठीक है ना। मैं जज्बाती डिस्कशन नहीं करूंगा। वेलकम करता हूं अकमल चौधरी साहब आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल चौधरी साहब, ईद की छुट्टियों में फालतू वक्त बहुत मिलता है, तो मैं भी जितनी देर सोया नहीं तो मैं ये सोचता रहा कि इसका माशी फ़ायदा किसको हो रहा है। माशी फ़ायदा ज़ाहिर बात है आबनाए हुर्मुज़ सारे मुल्कों के लिए बंद है, लेकिन ईरान के लिए बंद नहीं है और कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान को इजाज़त है वो अपना तेल बेच सकता है, तो ईरान को फ़ायदा हो रहा है कीमतें बढ़ने का। मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है ये बाद में बात करेंगे। जज्बाती बातें कि ये जज्बा हुब्बुल वतनी गर्म आ गया और मुस्लिम उम्मा, ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं। तो फ़ायदा नुकसान के हिसाब से इस वक्त ईरान को फ़ायदा है, माशी तौर पे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं और वो दुनिया को बेच सकता है। नंबर 2, सऊदी अरब आबनाए हुर्मुज़ का गुलाम नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ से ना बेच सके तो मुतबादिल रास्ता रेड सी में मौजूद है, वो अफ्रीका की जानिब से अपना तेल निकाल सकता है, बात ख़त्म। इन दोनों को फ़ायदा हो रहा है और सऊदी अरब तो कई अरसे से कह रहा है कि भी हम पर क्या दबाव, हम तो कम तेल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सप्लाई कम होगी, कीमत ज़्यादा होगी, ये तो वेस्टर्न दबाव की वजह से हम लोग करते हैं। खैर एनीवे, उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पे कब्जा कर चुका। अमेरिका के पास इस वक्त अब दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े तेल के ज़खायर तक रसाई मौजूद है। तो अमेरिका रोज़ाना तेल पैदा भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और कीमतों में अगर इजाफा होता है, उनके अपनी आवाम को अगर नुकसान हो तो हो, लेकिन कंपनियों को नुकसान नहीं होगा जो अमेरिकन कंपनियां तेल बेचती हैं। तो सर इसमें अगर इख्तिलाफ हो तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे चलूंगा। नहीं, आपकी बात से मैं जो है ना बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो मौजूदा जो जंग है और उस जंग की वजह से जो माशी और स्ट्रेटेजिक नुकसान अगर मैं कहूँ किन मुल्कों का सबसे ज्यादा हुआ है, तो उनमें जो गल्फ के कंट्रीज हैं जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इनका जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। उसके बाद सऊदी अरेबिया भी जो है वो समहाउ उसमें शामिल है। अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रेड तो करता है, बैकअप तो अवेलेबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो ममालिक हैं इनका तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक लॉस हो गया ना। ये तो एक इन्वेस्टर के लिए एक जन्नत थे ये सारे ममालिक। और अब जहाँ एक छोटे छोटे जहाज भी गिरे, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टर्स का जो एतमाद खत्म किया है, तो उसको दोबारा बहाल होने में एक अरसा लग जाएगा। तो ये जो नुकसान है, ये तेल की कीमतें जो वक्ती तौर पे गिरी हैं, बढ़ी हैं, उनसे भी ज्यादा बड़ा नुकसान है ये जो इस वक्त इन ममालिक को हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं जानी, माली और स्ट्रेटेजिक नुकसान की बात करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग के अंदर मेरे नजदीक, हो सकता है मैं गलत हूं, सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त इजराइल का हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हर चीज देख पा रहे हैं। पहले उनके पास वो सारे निज़ाम थे जिससे वो रॉकेट शिकन, मिसाइल शिकन अपने हथियारों को इस्तेमाल करता था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि उनका दिफाई निज़ाम ईरान के सामने नाकारा लग रहा है। रोज़ाना वहाँ पर जाकर एक आधा बड़ा मिसाइल किसी जगह पर लग जाता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ नौइयत के नुकसानात होते हैं। कुछ मीडिया पर आते हैं और कुछ मीडिया से छुपा लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कहीं जानी माली नुकसान हो रहा है तो ये 4 ममालिक जिनका आपने जिक्र किया जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर कहीं मिसाइल का मलबा, कहीं ड्रोन का मलबा किसी इमारत, किसी टैक्सी, किसी गाड़ी, किसी इंसान पे गिर जाता है और नुकसानात होते हैं। इसके अलावा मज़ीद और भी नुकसानात हैं, लेकिन मीडिया कवरेज जैसे इजराइल की भरपूर नहीं हो सकती, इस तरह मशरिक़ वुस्ता के इन 3-4 ममालिक की भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब इजराइल का नुकसान हो रहा है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। इजराइल का नुकसान हो रहा है। देखिए, पिछले इसमें भी जो अभी हाल ही में जो अटैक्स ईरान ने लॉन्च किए हैं
उनका जो डिफेंस जो सिस्टम था आयरन डोम, उसको जो है वो तबाह करने के बाद अब जो इतलात आ रही हैं उसमें चंद एक बैलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल को बड़े बुरे तरीके से हिट किया है। 80 के करीब बिल्डिंग्स जो है ना वो वहाँ पे जो हैं वो तबाह हुई हैं, और उसके अलावा भी काफी इसराइल का नुकसान हुआ है। लेकिन ये कहना कि जी बहुत नुकसान हो गया है, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। हुआ है नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप तस्वीर दें खुल के। बिल्कुल देखिए, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक तो तबाह हो गया ना इजराइल, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक इजराइल तबाह हो गया है, ठीक है? नहीं, हमारी रिपोर्टिंग यही कह रही है ना। देखिए, मैं उसी में सच्चाई निकाल रहा हूँ ना, देखिए चीजों में से। नहीं अली भाई, देखिए हमारी ख्वाहिश ये है कि तबाह हो जाए, ठीक है ना, हमारी ख्वाहिशात हो सकती है, लेकिन हम तो जज्बात वाला तज्जिया नहीं कर रहे ना। हम तो फैक्चुअल पोजीशन है, हम तो वो बात करेंगे। देखिए इस वक्त अमेरिका तो अपना एक शुरू में, याद है मैं आपके पहले प्रोग्राम में भी बताया था, इस जंग में ना अमेरिका का जो है ना वो मकसद और है, इजराइल का मकसद और है। इजराइल का मकसद जो है ना वो ग्रेटर इजराइल है, और उसके रिलीजियस जो है ना वो मकासद हैं। तो वो इस जंग को ना इकोनॉमी के, लेकिन इजराइल वनरेबल हो गया है। पिछले हफ्ते में इजराइल वनरेबल हो गया, आपके कहने के मुताबिक चंद एक मिसाइल वहां पे लगे हैं पिछले हफ्ते में। जी वनरेबल तो हो गया, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन जो उनका असल ऑब्जेक्टिव है इजराइल का वो लेबनान के ऊपर जो ना वो बाइसाइड साउथ तरफ लेकिन शुरू करेगा, गजा के ऊपर। लेकिन पोला हो गया, पोला तो हो गया ना थोड़ा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ना वो ईरान ने उसको डैमेज तो किया है, और जो उन लोगों की जो आवाम है उसमें भी इस हवाले से काफी डर और खौफ पाया जाता है। बंकर्स में भी वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। ये बात ठीक है आपकी, और यानी आपकी बातों से मैंने ये अखज़ कर लिया कि ये ज़रूर है कि वनरेबल हो गया, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना ज़ाहिरी तौर पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नुकसान अभी इतना नहीं हुआ इस जंग के अंदर, जानी और माली दोनों। राइट? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसके माने ये हुए कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बिरादर मुसलमान ममालिक यानी कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई का हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना यार वो यूएई का हुआ है। वहां से फ्लाइट्स भी बंद हैं, उनके एयरपोर्ट्स भी जो है ना वो सिविलियन हालांकि इलाके हैं। एमिरेट्स का एयरपोर्ट भी अटैक हुआ है, उनका अपना एयरपोर्ट भी अटैक हुआ है। वहां पे आप देखें उनकी इकोनॉमी ज्यादा तेल के ऊपर डिपेंड भी नहीं करती है, ज्यादा उनकी टूरिज्म और ये जो हब एक बना हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड का दुबई या यूएई, तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल रही थी। और अब पोजीशन ये हो गई है कि वहां से कंपनीज अपने ऑफिसेज जो है वो बंद करके जा रही हैं, बैंक भी वहां से बंद करके जा रहे हैं, और तकरीबन गोल्ड का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसका भी जो यूएई था वो एक हब था। और उसकी वजह से आप देखें ये जो इस वक्त करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वॉर के सीजन में और हाई हो जाएं, तो गोल्ड की प्राइसेस जो नीचे आई हैं, तो उसमें भी ये दुबई या यूएई जो है वो उसको नुकसान होना बड़ा। अब कल मैं देख रहा था अल जजीरा एक चैनल है अंग्रेजी का है, अरबी का भी है, कतर से नशर होता है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि जब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दी कि हम 48 घंटे के अंदर तवानाई के मराकज़ को तबाह करेंगे ईरान के, तो रीबटल के अंदर ईरान की तरफ से भी यही पैगाम था शायद सरसरी कि हम जितने तवानाई के मराकज़ यहाँ पर हैं, यानी इन 4 ममालिक या 5 ओमान भी मिला लें, इराक भी मिला लें, तो इनके अंदर जितने तवानाई के मराकज़ उन पर हम भी हमला कर देंगे। लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी जितनी वनरेबिलिटीज थी उनकी सिस्टम की, काम उन पर भी हमला कर देंगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर एक बात यह गई कि ये जो ममालिक जहां पर सरमायाकारी ज़्यादा आ रही थी, ये तो भाई बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, यहां पर तो हम सरमाया लगा के गलती कर बैठे। देखिए, मैं कहानी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखिए फिल्म की पूरी स्टोरी पता नहीं लग रही, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा अदाकार कौन सा किरदार अदा कर रहा है। अभी मैंने आपके सामने जो कहानी पेश की उसमें मैंने जो कैलकुलेशन कल की, तो पता ये लगा कि इस जंग के नतीजे में माशी फ़ायदा ईरान को भी हो रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है, सऊदी अरब को जुज़वी तौर पर हो रहा है, जुज़वी तौर पर नुकसान भी हो रहा है। लेकिन जिनको नुकसान हो रहा है ज़्यादा, उनकी फहरिस्त में ये ममालिक और इजराइल भी शामिल है, क्योंकि इजराइल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, ताहम
वो भी उसी तरह का नुकसान है कि लोगों के सामने इजराइल का जो एक इमेज था, इनडिस्ट्रक्टिबल इमेज, वो ख़त्म हो गया। आयरन डोम की जो एक ये थी कि उसको कोई नहीं हरा सकता, वो इमेज भी डिस्टर्ब हो गया। तो यानी ये ममालिक हार रहे हैं, और जो जीत रहे हैं वो बाकी ममालिक, यानी जिनका मैंने जिक्र किया कि जो ये जंग जीत रहे हैं, उनमें ईरान भी आगे है, अमेरिका भी आगे है, और सऊदी अरब को भी माशी फ़ायदा है, ज़्यादा नहीं जुज़वी। तो सर माशी तौर पे सॉरी बात कर रहा हूँ, माशी जंग कह रहे हैं ना, मुस्तकबिल में सारी जंगें माशियात पे होंगी। आप भी ज़रा सोचें, मैं टटोलता रहा खुद को, मैंने खुद को रात को जाग के बड़ी जूतियाँ भी मारी सर पे। मैंने कहा अली क्या चीज़ें उल्टी सोच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जंग में दोनों तरफ फ़ायदा हो रहा हो। मैंने कहा अली ये जदीद दौर की जंग है, इसमें कुछ नया गेम बन रहा है। अगर आपको शक हो इस बारे में तो आप अपने शक व शुबात का इजहार करें। देखें, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। देखें, होता ये है कि ये जो लग रहा है ना हमें कि ये अचानक से जंग शुरू हो गई है, ये हमें और आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, या जो ये प्लान मेकर्स हैं, वो इस तरह की चीजें जो है ना वो 1 साल या 6 महीने के लिए नहीं होती, उनकी एक लंबी प्लानिंग होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें ये अनफोल्ड होती है ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड का जो वो हुआ था, 9/11 अमेरिका का हुआ था, वो उस वक्त लोगों के क्या सिम्टम्स थे, क्या उनकी थी, और उसको लेके इराक के ऊपर उसने अमेरिका ने जंग का एक आगाज कर दिया था। लेकिन बाद में फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स में जैसे जैसे वो लोग रिटायर हुए, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बुक्स लिखी, और फिर देखें आप उसका बिल्कुल ऑल द वे जो चीजें चेंज हो गई। तो इस कहीं ऐसे तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तुरुप का पत्ता खेल दिया और इजराइल को भी उतना ही नुकसान पहुंचा जितना। मैं उस तरफ आ रहा हूँ अली भाई, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, जरा वाज़े करें। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो इस वक्त भी जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, इसमें मैं और आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम हमारे पास थ्योरीज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के, ये इसमें किसका फायदा था, किसने किया, क्या किया। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि इसमें जो ज्यादा जो टारगेट था वो यही खलीजी ममालिक थे, यानी उनमें नुकसान जो पहुंचाना था वो बेसिकली जो है वो इन्हीं अरब ममालिक को नुकसान पहुंचाना था, जिनमें यूएई शामिल है, बहरीन, कतर, कुवैत और जो है ये सऊदी अरब। तो असल में टारगेट जो है ना यही ममालिक थे, और इनको ज्यादा इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना था। और बज़ाहिर आप देखें तो इस वक्त इस जंग में जो सबसे ज्यादा नुकसान में ममालिक रहे, क्योंकि जंग अगर आज भी खत्म हो जाती है तो यहाँ पे दोबारा से इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करना, यहाँ पे दोबारा से इसको पुराने वाला कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना, उसमें जो है ना इन लोगों को अब साल जो है ना वो मजीद चाहिए होंगे। इस वक्त जो है ना वो यूनाइटेड इसके एमिरेट्स के जो जहाज हैं वो दुबई से लोगों को लेके जा रहे हैं, और वापसी में उनकी फ्लाइटें खाली आ रही हैं। वरना एक वक्त होता था कि जो इसका एमिरेट्स का एयरपोर्ट था, एक जहाज लैंड कर रहा होता था, 4 ऊपर जो है ना इंतजार कर रहे होते थे, और अब जो है वो ऑल द वे चीजें जो है वो चेंज हो गई हैं। और आने वाले वक्त में क्या पता चलता है कि ईरान का और अमेरिका का मुआहदा भी हो जाता है, जिसमें ईरान को मजीद जो है वो माशी फायदे भी हासिल हो जाएंगे। इजराइल तो खैर वैसे ही भाई बयान तो उनका यही आया ना, देखें हम लोगों के बयान पे जाएंगे। एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बेसिकली इस जंग का आगाज ही अरब ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। अभी आने वाले वक्त में ये चीजें अनफोल्ड, लेकिन आपने तीसरे प्लेयर को इंक्लूड नहीं किया, मैंने तो इंक्लूड कर दिया। मैंने तो ये कहा कि देखिए सऊदी अरब तो काफी अरसे से अपनी सप्लाई वेस्टर्न ममालिक के कहने पर बढ़ाता है, और वो श्योरिटी इसलिए देता है क्योंकि वेस्टर्न ममालिक दबाव डालते हैं, ओपेक का सबसे बड़ा मुल्क तस्वुर किया जाता है, इसलिए यानी असर और रसूख के हिसाब से। तो लोग बोलते हैं कि जी सऊदी अरब क्योंकि सप्लाई बढ़ा देगा, अगर दूसरे ममालिक कम करेंगे तो फिर बेहतर ये कि सभी सप्लाई बढ़ाई रखो, ताकि जो है वो माल मवाद। सऊदी अरब अपनी मर्जी से तो सप्लाई नहीं बढ़ाता, सप्लाई बढ़ाने से कीमत कम हो जाती है। तो सऊदी अरब को तो इससे कोई दुश्वारी या तकलीफ नहीं है कि आबना हुर्मुज़ बंद हो जाए, क्योंकि उसके तो वेस्टर्न सऊदी अरेबिया के अंदर भी बड़े बड़े ऑयल वेल्स हैं, वो वहाँ से ऑयल एक्सकवेट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। इसके अलावा जो है आप उसके सेंट्रल सऊदी अरेबिया के अंदर भी बड़ी बड़ी ऑयल वेल्स हैं, वहाँ से भी तेल निकाल सकता है। और आबना हुर्मुज़ के ऊपर उसका इतना ज़्यादा रिलायंस नहीं। मेरे नज़दीक जैसे आपने कहा, मैं सिर्फ एक इख्तलाफ आपसे करूँगा, मेरे ख्याल से इस जंग का बराबर का फ़ायदा ईरान को, सऊदी अरब को और अमेरिका को हुआ है।
मेरा ये ख्याल है माशी तौर पे, आप मुझे भले इसमें गलत समझ लें, लेकिन मेरी अपनी राय में सिर्फ एक इख्तिलाफ आपसे इस बारे में, आप समझते हैं कि सऊदी अरब को नुकसान हुआ है, मेरे नज़दीक सऊदी अरब को इस जंग से नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ है। ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। नहीं सर, आपकी राय बिल्कुल मैं उसका एहतराम करता हूँ, और आपने जो सऊदी अरब के तेल निकालने के हवाले से जो बात की है उससे भी एग्री करता हूँ कि वो अगर इस जगह से तेल नहीं निकालेगा तो सेंट्रल सऊदी से या दूसरे इलाके से अपने ही तेल निकालना शुरू कर देगा। लेकिन जब तेल निकालने की बात आती है तो पाकिस्तान भी इसमें खुद कफील है, और खास तौर पे हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी तो तेल निकाल रही है। अब ये और बात है वो कुओं से नहीं निकाल रही है, अवाम का तेल निकाल रही है। तो शायद ये बात आप जो है ना वो बताना भूल गए। नहीं, नुकसान होने वाले मुल्कों के अंदर देखें हम भी शामिल हैं, तभी हमने बेचैन होकर सिफारती अमल शुरू किया है ना। देखिए अगर माशी तौर पे हम मुतासिर ना हो रहे होते, देखें ज़्यादातर पाकिस्तानी तो जज्बाती हैं, वो ज़्यादा इस मामले पे या सोगवार हो जाते हैं, नाच गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुकूमतों को तो पता होता है भाई तेल का ज़ख़ीरा ख़त्म होने वाला है, गल्ला खाली होने वाला है, इसीलिए हमारी सिफारती कोशिशें बढ़ी। और कल आपको पता होगा कि ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को ही बीच में कूद के जंग रुकवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने जंग ना रुकवाई तो भैया हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमको साथ देना पड़ जाएगा और हमें कहीं इस जंग में दाखिल ना होना पड़ जाए। इसलिए हमने तो पहले कह दिया भाई हम तो अमन करवाएंगे, दोनों ममालिक के दरमियान डायलॉग करके जंग को ख़त्म करवाएंगे। ऐसा हमारी नीयत, हमारी ख्वाहिश तो यही है। ये आपने जो है ना सही तरफ इशारा किया है, और हमारा जो है ना वो इस तरफ जो है ना वो मतलब दोबारा जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं तो ये वाला एंगल हमारा डिस्कशन में आने से रह गया था कि गल्फ ममालिक के अलावा जो है ना वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी नुकसान हुआ है। हर वो जो ऑयल को यूज कर रहा है उसका नुकसान हुआ है। ऑयल के यूजर में सबसे बड़ा जो यूजर ऑयल का है वो है चाइना। चाइना में ऑयल जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, रशिया से भी करता है, ईरान से भी वो इंपोर्ट करता है। तो जाहिर है उसको तो कॉस्ट पड़ेगी, तो उसको भी नुकसान होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और इवन यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं जो तेल मंगवाते हैं, तो जाहिर है उनकी इकोनॉमीज भी इससे हिट होंगी। वहां पे भी इन्फ्लेशन आएगी, और जब इन्फ्लेशन आती है तो उससे जाहिर है फिर पूरी इकोनॉमी का सिस्टम जो है ना वो एक मरतबा फिर से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है। सारे के सारे जो आदाब होते हैं या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। उनका जीडीपी ग्रोथ के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट आता है, पॉवर्टी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट राइजिंग तो इट इज अ सिम्टम के अब जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमी में ट्रबल शुरू हो गई है। और ग्लोबल आप देखें ये बेचैनी मतलब हर एक मुल्क ग्लोबल में है। वर्ल्ड जैसे आपने कहा वो तो हमारी तरह सोच रही, जैसे मैंने आपने डिस्कशन की है। अरे नासर आज फिर एक नए एंगल से बात को उठा लिया जो पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कोई ना कर पाया। माशी तौर पर किसको फ़ायदा हो रहा है ये मामला आपके सामने खोल के रख दिया। अब इसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, लेकिन मैं तो कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में सोचता ही नहीं भाई। मैं तो फाइनेंस का आदमी हूँ अकमल चौधरी साहब, मैं तो 2+2 करता हूँ, 2+2 4। पाकिस्तानी जज्बाती हैं, उनको इसी तरह की फ़िल्में पसंद हैं, शायद शान शाहिद वाली और माहिरा खान वाली, जिनमें ना स्टोरी होती है, ना कहानी होती है, ना मुस्तकबिल होता है, ना माजी होता है, लतीफ़े होते हैं वो भी ज़ुमानी। मैं तो सीधी बात करता हूँ भाई, एब्स्ट्रैक्ट माशी फ़ायदा भाईजान किसको हुआ, हम तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपके और मेरे दरमियान तो ज़्यादा इख्तलाफात पाए नहीं जाते। अब बात यह है कि अकमल चौधरी साहब, सवाल एक और पैदा होता है, इसका आउटकम आपने अभी बताया कि अगर आज भी जंग ख़त्म हो जाए तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो एक अरसा लग जाएगा। ख़ास तौर के ऊपर देखें ना, ऑयल जो है वो $60 पर बैरल के ऊपर ट्रेड हो रहा था पिछले एक साल पे तकरीबन, ठीक है ना। अब वो $100 के ऊपर पहुंच चुका है, 100 से भी ऊपर है, तकरीबन $103 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब इस कीमत को वापस आते आते ये एकदम से तो नहीं आएगी ना कि पता चला एकदम से वापस 60 पे आए। अब इस $60 पे आने में जो है ना इसको टाइम लगेगा, और इसका इम्पैक्ट जो है वो तमाम जो ममालिक जो ऑयल के जो इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर पड़ेगा। इम्पोर्ट बिल उनका पड़ेगा, जो खर्चा उनका ऑयल के ऊपर होता है वो जाहिर है बढ़ेगा। पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा इसका जो है ना वो समझे इससे इम्पैक्ट आएगा।
क्योंकि $60 पे जब कीमत थी तो पाकिस्तान में उस वक्त जो प्राइस थी ऑयल की 5 के लगभग थी रुपीज में। तो अब जो है वो जो बढ़ गया है पेट्रोल, तो तकरीबन उसमें ₹150 का इजाफा जो है ना हुकूमत ने करना था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ ₹50-55 का इजाफा किया है। तो अगर ये $100 के ऊपर भी कीमत रहती है तो मजीद ये तकरीबन ₹60 से ₹70 का इजाफा हुकूमत को जो है ना दोबारा से पास ऑन करना पड़ेगा, और नतीजा ये होगा कि तेल की कीमत 370-375 के ऊपर जो है वो जा सकती है, अगर पेट्रोल की प्राइसेस यही $100 के ऊपर या $105 के ऊपर ट्रेड करती रहती हैं। तो अब 350 या ₹375 लीटर अगर हमारे यहाँ पे ऑयल या फ्यूल हो जाएगा तो उसके बाद हमारी इंडस्ट्री किस तरीके कैसे चलेगी? अच्छा, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में जो मैंने लिखे हुए मैं सवाल वो आपसे पूछ लूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ऐसे ही फॉर माई ओन इंफॉर्मेशन कि अभी आपने ये बात की कि तेल की कीमत अगर इतनी बढ़ गई तो पाकिस्तान डेफिनेटली टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं यार फिर बिजली वाली चीज़ें ले लो। तो मुझे ये बताइएगा, आपने और मैंने तो कितने प्रोग्राम किए कि पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में ज़्यादा बिजली जो है या ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम फॉसिल फ्यूल से करते हैं। हम तो ईंधन जला के बिजली पैदा करते हैं, तो वो ईंधन कहाँ से आएगा? हमारे लोग बोल रहे हैं बिजली वाली गाड़ी ले लो, बिजली वाली इस्त्री ले लो, बिजली वाली ये ले लो, बिजली वाली फलां ले लो, बिजली वाला कुकर ले लो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? बिजली भी तो ईंधन से ही बनाई जाती है। और हमारे यहाँ तो हम तो बिजली चाहे पैदा करें या ना करें, सॉरी इस्तेमाल करें या ना करें बिजली को, हमने तो वैसे भी पैसे देने ही होते हैं ना, कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो हमने जो IPPs हैं उनको प्राइस तो पे करनी है। तो हमारे यहाँ तो बिजली जो है वो महंगी होनी है, ठीक है, फ्यूल प्राइसेस भी महंगी होनी है। तो अब चाहे आप फ्यूल इस्तेमाल करें चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें, इन दोनों की प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आना है। अब ये कहना कि जी हम फ्यूल छोड़ देंगे और बिजली हमारे यहाँ ज्यादा जो कल मौसूफ मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि हम सबको अपनी कमर कसनी है वगैरह, तो क्या गरीब लोग पूरा दिन गाड़ियों में घूमते रहते हैं? आपने गरीब लोगों को शहर में ऐसे ही मटर गश्ती करते देखा है? जिन लोगों के पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं, खाने को पैसे नहीं है घर में मिडिल क्लास लोगों के, तो वो पेट्रोल डलवा के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं सारे शहरों में। ज़रा प्लीज़ फॉर माई इन्फॉर्मेशन, मैं बड़ा स्टूपिड आदमी हूँ, मैं कल बड़ा परेशान रहा। मैंने कहा यार मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं हम ज़ाया कर रहे हैं, हमें पेटी कसनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो। तो आप कहीं ज़िया होते हुए देख रहे हैं क्या? गरीब आदमी या दरमियाने दर्जे का आदमी ज़िया कर भी सकता है या नहीं कर सकता? नहीं, गरीब आदमी को रोटी खाने के पैसे जो ना वो उसके पास नहीं है, वो 2 की जगह 1 टाइम की रोटी खा रहा है, और आप बोल रहे हैं वो जाया कर रहे हैं। कहाँ से जाया कर रहे हैं? अरे सर, लोग जो है ना बाइकें टेढ़ी कर करके कराची के अंदर बाइकें चला रहे हैं, पेट्रोल नहीं है बाइक के अंदर। मैं जहां देख रहा हूं लोग मौत के कुएं के अंदर जैसे बाइक टेढ़ी करते थे ना, वैसे सड़कों के ऊपर टेढ़ी कर करके हर वक्त कर रहे होते हैं कराची शहर के अंदर, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं होता, चंद कतरे ही तो होते हैं, वो कतरा किसी तरह पिला देते हैं उसको कि यार किसी तरह चल जाए आगे। सर ये किस दुनिया में रह रहे हैं? मुझे पहले ये समझें, किस दुनिया में किस में रह रहे हैं? ये पेटी कस लें, जाया नहीं करें, क्या बातें कर रहे हैं ये? ये तो एक तो हो गया इनके ऊपर जो तनकीद करनी थी, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल गलत की है, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो है ना एक सजेशन मेरे दिमाग में आया, देखें आप भी जो है ना तो दुनिया के आपने भी देखी हुई है मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पे ज्यादा जो रुझान है ना वो पैदल चलने का है या ज्यादा वो साइकिल इस्तेमाल करते, ऐसा ही है ना। जी जी, हमारे यहाँ जो है ना वो यकीन करें लोगों के पास, गरीब लोगों की बात करूँ तो वो भी जो है ना मोटरसाइकिल, हालांकि उनका 20,000 रुपए का नहीं होता, जी जी, लेकिन इस्तेमाल करते हैं और वो उसको फ्यूल वगैरह। तो मैं कहता हूँ कि अब सफेद पोश बंदा है, उसने अपनी थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स की जो है ना वो कायम रखनी है, तो हुकूमत ही इस टाइप का कोई एक्शन ले कि मोटरसाइकिल के हवाले से कि इनको एक सेफ पैसेज मिल जाए कि लोग खुद ही जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या बनाए नहीं के ऊपर हो जाए। माफियाज ने बनाने नहीं दी, माफियाज ने बनाने नहीं दी, माफियाज ने सड़कें नहीं बनने दी। आप बताएं, इतनी जहालत आपने दुनिया में देखी है कि वाटर टैंकर यानी डीजल जला के पानी पहुंचाया जा रहा है? इतने जाहिल आपने कहीं दुनिया में देखे? मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे जाहिल। पूरा कराची शहर जो टैंकरों पे चल रहा है, टैंकर में डीजल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं और उससे पानी पहुंचा रहे हैं घर पे। जितने का पानी नहीं है उससे ज्यादा का डीजल जला रहे हैं। इतने जाहिल लोग आपने देखे हैं दुनिया में?
बस मैं आपको ये दिखाता हूं ना, आप चले मेरे से, मैं हर सड़क पे दिखाता हूं आपको, ऐसी झालत दिखाऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ऐसे बेवकूफ भी दुनिया के अंदर है। हमें बोल रहे हैं पेटी कसनी है, भाई आप पानी की पाइपलाइन के अंदर पानी छोड़ दो। स्टूपिड बात है कि हम लोग जो है वो पेटी कस रहे हैं और आप डीजल से चलने वाले हैवी व्हीकल्स को आप कह रहे हैं कि शहर के बीच में वो घूमे पानी डिलीवर करने के लिए। व्हाट अ शेम। नहीं, और आपने ये भी नहीं देखा कि जो है ना वो गैस की लाइन में पानी आ रहा है, जहाँ से गैस आनी चाहिए उनमें पानी आता है, वो भी गटर का। और जो है वो जहाँ पे पानी आना चाहिए वो पेट्रोल और तेल से टैंकरों से ये लोग पानी जो है ना वो यहाँ पे पहुंचा रहे हैं। तो हुक्मरानों को तो इसमें कोई कौम की इस्लाही नहीं हो रही। ईद वाले दिन मेरे रब ने बारिश ऐसे वक्त पर बरसाई, ईद वाले दिन अगर हम देखें, अगर ईमान मजबूत है तो आप जानते हैं कि हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि बारिश, कुदरती आफत, हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में। अल्लाह ताला ने ईद के टाइम पर, जिस टाइम ईद की नमाज होती है, बारिश और बिजली कड़काई, कितनी जगहों पर इज्तिमात नहीं हो सके। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी वार्निंग दी कि भाई में अभी ये सख्ती हमारे साथ होगी, लेकिन कौम हमारी बाज नहीं आ रही। आप देख लें, कौम आई बाज, वो हम क्या हम चला रहे अब्रे रहमत हो गई। यानी जुमे के इतवार के कितने, सॉरी ईद के कितने सारे इज्तिमात जो है वो नहीं हो पाए हैं। वसीम भाई पूरे तैयार होके खुशबू उशबू लगा के गए, ये मस्जिद के बाहर खड़े रहे, वहां बेचारे इनको मिली नहीं नमाज। तो बात ये है कि ये हम कह रहे हैं नहीं ये तो अब्रे रहमत, कैसी बातें कर रहे हैं हम तो। और जिन लोगों ने वो मंजर देखा, बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमें खौफ आया, हमें इबरत महसूस हुई, लेकिन माजरत के साथ सबक फिर कुछ भी नहीं सीखा इन्होंने। माजरत, सॉरी मैं गलत तरफ आपको ले गया ना। यही तो इशू है ना कि हम और आप जो है वो सबक नहीं सीखते हैं। तो हमें स्टार्ट यही करना पड़ेगा ना कि चाहे आम आदमी हो, उनको स्टार्ट जो है ना अपने आप से करना पड़ेगा। बचत का आगाज भी जो है मेरे ख्याल में अपने आप से। अरे मैं तो खुद कहता हूँ अकमल चौधरी साहब, अकेला मैं ही तो गलत हूँ, बाकी कौम तो ठीक है। आप इनकी आदत, हरकत, मामलात देखें। मैं तो सुबह शाम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता हूँ कि भाई अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उसकी वजह ये कि हमारी कौम तो बिल्कुल ठीक है, बस मैं गलत हूँ। मैं तो मान गया बस आप मान गए, बाकी मैं मान गया। मैं तो तौबा कान हर वक्त पकड़ के रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई गलत मैं हूँ, बुरा मैं हूँ। बस जिस दिन सारी दुनिया या पाकिस्तानी इस तरह सोचने लग जाएंगे तो उस दिन से जो है ना वो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू कर देगा। राइट नाउ तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो है ना मैं सही हूँ, सारे कानून जो है ना वो मेरे अलावा सारी दुनिया पे लागू होते हैं। मैं गलत काम करूँ, मुझे कोई ना पूछे, अगला कोई गलत काम करता है तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो ये हाल हुआ हुआ कि अपने गिरबान में छापने को कोई तैयार नहीं है। और नतीजा उसका यही है कि इस तरह के हमारे ऊपर अल्लाह ने हुक्मरान जो है ना वो रखे हुए हैं और चल सो चल काम चल रहा है आपके सामने। गलती नहीं मानेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को खुल के अपनी गलती या माफी मांगते हुए नहीं देखा। बहुत देर के बाद इनको एहसास होता है हमने गलती की है। जब तक ये माफी मांगते हैं वक्त गुजर चुका होता है, लेकिन माफ़ तो फ़ौरन कर देना चाहिए, इसलिए मैं माफ़ भी कर देता हूँ और माफ़ी मांग भी लेता हूँ। खैर एनीवे आगे चलते हैं। आपके साथ एक और बड़ा गौर तलब मौजू है, वो मैंने डिस्कस करना है। सर वो गोल्ड जो है वो गिर रहा है, जंग जो है वो चल रही है, तो साइंस तो फेल हो गई। तो मेरे पास फाइनेंस की कुछ किताबें हैं, आप अकाउंटिंग के बड़े किंग हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था किसी अच्छे रद्दी वाले को, आप जानते हैं मैं अपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग की और इकोनॉमिक्स की किताबें बेच दूं, क्योंकि जंग में सोने की कीमत बढ़ती है, अभी गिर रही है। नहीं, इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें मैं आपको बताता हूँ ये नीचे क्यों आ रही है। नंबर 1, जब जंग में जब कीमत बढ़ती है ना, वो जब जंग के आसार होते हैं ना, तो ये इन्वेस्टर्स को तो जाहिर है पहले ही पता चल जाता है, ये अंदाजा हो जाता है ना। जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको लग जाता है कि अमेरिका और ईरान में कोई ना कोई मसला होगा, तो ये प्राइस पहले ही ऊपर ले जाते हैं। जी। ठीक है ना। और फिर जब जंग होती है तो वो तो इनका प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है। तो अब इस वक्त जो नीचे आ रही है, तो आप ये समझिए कि ये जो इन्वेस्टर जो प्राइस को ऊपर लेके गए हुए थे, ये अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है ना, एक वजह ये है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दुबई बंद है, ठीक है ना, यूएई बंद है, उस वजह से भी जो है ना काफी गोल्ड की मार्केट में हुआ है। तीसरी वजह जो है ना आपको मैं बताऊं, ये जो कल परसों जो एकदम से नीचे आई है, जो 4000 5000 के ऊपर थी ये मार्केट, और एकदम 4200 4100 का लो बनाया। $900 एक दिन में तकरीबन जो है ना इसने फ्लक्चुएट, एक दिन में 900 से तो नहीं 500 से नीचे आई है। ये दो मार्केट के सेशन में ना ये 5000 से तकरीबन 4100 के ऊपर जो है ना ये नीचे आई है। तो इसमें ये जो अमेरिकन का जो फेडरल रिजर्व है
उसका भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको नीचे करेगा, तो उसने भी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो डाउन नहीं किए और उनको मेंटेन किया है। तो इस वजह से भी जो है वो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना उन्होंने थोड़ा सा कम किया है। तो ये दो तीन चीजों ने जो है एक मल्टीपल इम्पैक्ट क्रिएट किया। एक तो प्रॉफिट टेकिंग बाय द इन्वेस्टर, सेकेंडली जो यूएई और गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने भी इसमें सेलिंग की है, तीसरा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो उन्होंने, देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि चाइना ने डंप किया है। देखिए ये बिरादर के चक्कर में हम गेम कर गए। बात ये है कि मेरे ख्याल से चाइना ने बड़े पैमाने पर माल डंप किया है। पहले चाइना ने माल खरीदा है, सस्ते में खरीदा, मार्केट चढ़ाई है, ऑयल रिजर्व भी बिल्ड किए हैं, गोल्ड रिजर्व भी बिल्ड किए हैं, और फिर मेरे ख्याल से इन्होंने गोल्ड जो है ना बड़े पैमाने पर डंप मारा है, मेरा ऐसा ख्याल है। इसके पीछे ये सब जो गेम हुई है इसके पीछे चाइना है मेरा ख्याल। कंट्रीज ने नहीं किया इसको, ये मार्केट दोबारा से वापस ऊपर जाएगी। राइट नाउ जो है ना इन्वेस्टर्स की जो प्रॉफिट टेकिंग थी और इस दिन का इंतजार कर रहे थे तो, और वो उन्होंने इसको किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये वापस नीचे नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप समझें 2026 तक अगर हालात जो है ना वो इसी तरह की इकोनॉमिक कंडीशन रहती हैं जो प्रोजेक्ट की गई हैं, तो मेरे ख्याल में ये 5,000। अच्छा ये बताएं, ये जो पाकिस्तानी बंजारे निकले हुए थे फेसबुक के ऊपर, सिल्वर ले लो, चांदी ले लो, किस्मत बदल जाएगी, कॉपर ले लो, किस्मत बदल जाएगी। एक हफ्ते पहले तक दुनिया की हर इजाद के अंदर सिल्वर यूज हो रहा था और डिस्को डांस हो रहे थे। वो जैसे मुझे याद है जैसे बचपन के अंदर रेड इंडियन आग जला के इर्द गिर्द नाचते थे ना, वैसे ये लोग चांदी बीच में रख के नाच रहे थे, चांदी के बिस्किट और ईंटें दिखा दिखा के लोगों को ललचा रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो मखलूकात कहाँ गायब हो गई? बारिश में तो उन्हें निकलना चाहिए था, बारिश में वो गायब हो गई। आप ये मालूमात करके मुझे बताएं, कल तक गाड़ी में भी सिल्वर इस्तेमाल हो रहा था, जहाज के इंजन में भी सिल्वर इस्तेमाल हो रहा था, मोबाइल फोन में भी सिल्वर इस्तेमाल हो रहा था, टीवी में भी सिल्वर इस्तेमाल, हर चीज में सिल्वर इस्तेमाल हो रहा था। अचानक सिल्वर इस्तेमाल करना छोड़ दिया अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा छोड़ो यार अब सिल्वर इस्तेमाल नहीं करते। देखिए इसमें वो इनका जो इस्तेमाल है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो सिल्वर की अगर बात करें, एवं गोल्ड की बात करें ना, एज ए कम्युनिटी जो है ना ये इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है ना अब हुकूमतें जब से इन्वॉल्व हुई हैं, जब से गवर्नमेंट्स ने जो है ना ये परचेज करना शुरू किया है, जैसे चाइना हो गया या दीगर जो कंट्रीज हैं, इंडिया, मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो इसको बाय कर रहे हैं और अपने जो ज़खायर है ना वो डॉलर के बजाय कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड में हो। तो इस रिसेंट जो चेंज आई, जो मैंने 3-4 आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसकी वजह से जो टेम्परेरी डिक्लाइन आया है, ये मैं अब दोबारा 4,400 के ऊपर पहुंच गई हैं। हाँ, और कल गई। हाँ, तो जो है ना ये वापस ये अपनी कीमत को रिवाइव कर लेगा। गोल्ड जो है ना वो नीचे नहीं आता। हाँ सर, वो एक बयान देता है, एक बात जो हम सबको बताते हैं ना वो सिर्फ ये है कि भाई रातों रात अगर आपने अमीर बनना है ना तो वो कहीं पे भी नहीं होगा, चाहे आप सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, स्टॉक में लगा लो। नहीं, आप सोशल मीडिया तो देखते हैं, हर आदमी चांदी दिखा रहा है, चांदी आ गई मार्केट में, चांदी नया गोल्ड है, ये है वो है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं समझा रहा हूं भाई, ये खालिसतन क्या बोलूं अपने मुंह से, तो बेवकूफ़ी है यार। फिजिकल एसेट की दुनिया गई, अब ईंटें लेके कौन घर में घूमेगा, कौन बचाएगा ईंटें, कौन गिनेगा? लेकिन हमारी कौम है सुनने को तैयार ही नहीं। पैसा उठा के झोंक दिया सिल्वर में, और सिल्वर के अंदर अब कर बैठे बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन अकमल चौधरी साहब ने एक आप लोगों को दिलासा ज़रूर दिया है कि ये बाउंस बैक करेगा, लेकिन कितना बाउंस बैक करेगा? अनरियलिस्टिक बाउंस बैक तो नहीं होगा ना इसका इस दफ़ा? नहीं, ये तकरीबन 5,000 तक तो गेन कर लेगा, दोबारा जल्दी चेक कर लेगा, ठीक है ना। और सिल्वर वही अपने रेशियो पे रहेगा 1:1:2। मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे ना हमने प्रेडिक्शन करने नहीं, हम जिसको भी जो मेरे से पूछा ना, मैं बोलता हूँ भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1-2 साल के लिए, फिर आप कर लो। और अगर आप समझते हो कि मैं आज ले लूं और हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद बेचूंगा, तो ना, वो सट्टा होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं। तो जो भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो 2 साल का अगर सोच के लेता है तो बेशक ले ले। 2 साल का? जी, यानी मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अगर इन्वेस्टमेंट होती है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जो ये हफ्ते और दिनों की होती है वो तो ट्रेड होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तो होता है कि आज ले लिया, इधर बेच दिया, ये उसके फिर
अलग उसूल हैं, उसकी अलग एक उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती नहीं, है, लेकिन बात ये ना सर, डिफरेंट ये तरीके से पोर्टफोलियो डोनाल्ड ट्रंप मेंटेन साहब किया एक जाता बयान है, दे, उसकी साइंस एक अलग है। वो प्रोफेशनल तरीके से जो है ना वो डेली की जो रूटीन की ट्रेड की जाती है, चाहे वो कमोडिटीज ट्रेड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेड हो, वो उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो ये जो लेकिन आम पाकिस्तान में कल लेमैन है, शाम वो को लोग चाहता है सब कि एक मेरे दूसरे से पैसे गले मिल रहे ना थे, करें, उसको बचने के लिए जो है ना वो यही रास्ता है कि आप जो है वो 1 से 2 साल अपने ध्यान में रखें, तो किसी भी जो है वो चीज में इन्वेस्टमेंट करें, और हमेशा जो है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें, एक आध चीज के ऊपर अपना डिपेंडेंट ना रहें, गोल्ड भी लें, थोड़ा सिल्वर भी लें, थोड़ा स्टॉक में भी लगाएं, थोड़ा प्रॉपर्टी में भी लगाएं, तो एक पोर्टफोलियो टाइप का मेंटेन हो जाए तो आपका रिस्क जो है वो उसमें कम से कम हो जाता है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने जो है हाईलाइट किया, आपका शुक्रिया। क्योंकि हर वक्त थोड़ा हट के मईशत का प्रोग्राम करता हूँ, बिल्कुल हट के बात की है। अगर इस बात पर गौर करोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा, वरना ना समझी के अंदर बातें करनी है तो मैंने देख लिया, लोग ईद के ऊपर ड्राइंग रूमों के अंदर बैठकर जंग के मसले का हल भी निकाल चुके हैं, जंग मज़ीद बढ़ाने के तरीके भी बता चुके हैं, ईरान को भी बहुत सारे मशवरे दे चुके हैं कि जंग कैसे जीतनी है। ईद में लोगों ने इस तरह बहुत एक दूसरे के घर में बैठकर इस तरह के बहुत सारे प्रोग्रामात बनाए, और फिर उसके बाद घर पहुंचने के बाद बदपरहेज़ी की वजह से अपने पेट पकड़ लिए हैं। लेकिन बात यह है कि मामला कुछ ऐसा है कि ये हमारे ड्राइंग रूमों में हल नहीं होगा भाई। ये जंग माशी जंग है, ये मईशत और पैसों की जंग है। ये पैसों के लिए लड़ी जाती है और वसाइल के पीछे लड़ी जाती है। कैसे समझाऊं, इसके पीछे बात वही है, वरना बात हुर्मुज़ पे ही आके रुक गई ना, आके वहीं रुकी ना। क्यों रुकी? रुकी इसी वजह से क्योंकि सारा महवर जो है वो ये मईशत है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, चीज़ें आप पर प्लेनली वाज़े होंगी। एक दफ़ा देखना ज़रूर, सुनना ज़रूर मेरी बात को, नाराज़ ना होना, सुनना ज़रूर मेरी बात को, ज़रा जज्बात को एक तरफ रख के आपको बात समझ में आएगी। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।